Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of cell biology, I will deliver my talk on Golgi body or Golgi complex और Golgi apparatus. जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा समय समय पर विभिन्न विषय पर व्याख्यानमालाओं की श्रृंखलाएं आयोजित की जाती है। सेल बायोलॉजी की श्रृंखला में पहले 5 वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड थे, जिसमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन की स्पेशल स्ट्रक्चर्स और सेल मेम्ब्रेन द्वारा परफॉर्म होने वाले फंक्शंस। आज से सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें गोल्जी बॉडीज है, ईआर है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, तो इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स पे एक एक इंडिविजुअल वीडियो शॉर्ट में लेकिन डेप्थ नॉलेज को कवर करते हुए मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में गोल्जी बॉडी पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। और सेल के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको गर्ल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, GERL। अब ये गर्ल सिस्टम है जो है, ये एक तरह का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है और इसकी फॉर्मेशन 3 सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा होती है। इसमें जी का अर्थ है गोल्जी बॉडी, जी स्टैंड्स फॉर गोल्जी बॉडी, ER का अर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L का अर्थ है लाइसोसोम। तो सेल के अंदर ये 3 ऑर्गेनेल ऐसे हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ये तीनों सेल ऑर्गेनेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तीनों एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। गोल्जी बॉडी से ER बन सकती है, ER से गोल्जी बॉडी की सिस्टरनी बन सकती है, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो सकती है और तीनों के जो प्रोडक्ट है, सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, वो एक दूसरे के अंदर कम्युनिकेट होते रहते हैं। इसलिए आजकल इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स को एक कॉमन हेडिंग के अंदर इनकी स्टडी की जाती है और इसको गर्ल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इस गर्ल सिस्टम का पहला जो सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को कई नामों से डिपिक्ट किया जाता है। कुछ बुक्स में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से रखा जाता है, कुछ में इसको गोल्जी एपरेटस के नाम से रखा जाता है, कुछ में गोल्जी बॉडी के नाम से रखा जाता है, कुछ साइंटिस्ट इसको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी पुकारते हैं। प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। और सेल का ये ट्रैफिक पुलिस भी है एक तरह से सेल की पैकेजिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, मान लीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके अंदर लिपिड का जैसे सिंथेसिस होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर जो भी सिंथेसिस होता है, जो भी प्रोडक्शंस होता है, उन मॉलिक्यूल्स की प्रोसेसिंग का काम, उनका सिक्रीशन का काम, उनकी पैकिंग का काम गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा ही होता है। इसलिए गोल्जी बॉडीज़ को सेल की पैकिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, पैकिंग फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और इसको सेल का ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। तो इस ऑर्गेनेल के 3 पार्ट में आज टच करूंगा। एक तो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, गोल्जी बॉडी का शॉर्ट में केमिकल कंपोजिशन और गोल्जी बॉडी द्वारा संपादित होने वाले फंक्शंस कौन कौन से हैं, इन सभी एस्पेक्ट को मेन हेडिंग कवर करते हुए मैं आज का ये व्याख्यान कंप्लीट करूंगा। लेकिन इससे पहले इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हिस्टोरिकल पार्ट, यानी इसकी डिस्कवरी किसने की, उस पर मैं थोड़ा टच करूंगा। गोल्जी बॉडी की संख्या कितनी होती है कोशिका में, गोल्जी बॉडी में इसकी पोजीशन कहाँ होती है, सेल में इसकी पोजीशन कहाँ होती है, इसकी शेप कैसी होती है, साइज़ कैसी होती है और शेप और साइज़ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल पार्ट, ये मेन मैं टच करूँगा, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो गोल्जी बॉडी से रिलेटेड महत्वपूर्ण साइंटिस्ट के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो इसमें मैं शेयर करूँगा।
तो सबसे पहले जॉर्ज नामक साइंटिस्ट थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज नामक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले गोल्जी बॉडीज को परीक्षित किया था। इसके बाद में कैमिलो गोल्जी, और इसी साइंटिस्ट के नाम की बेसिस पे इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा है, या गोल्जी एपरेटस रखा है। तो कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में इस स्ट्रक्चर्स को देखा था, क्योंकि नर्व सेल जो होती है वो सिक्रीशन करती है। जिन नर्व सेल में सिनेप्स होता है वो तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्राव करती है, और जिन नर्व सेल्स में सिनेप्स नहीं होता है वो न्यूरो हार्मोन्स का स्राव करती है, और नर्व सेल में 24 घंटे सिक्रीशन चलता रहता है। इसलिए तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है उसमें गोल्जी बॉडीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, गोल्जी बॉडीज़ का आकार बहुत बड़ा होता है। तो कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की नर्व सेल्स में सबसे पहले गोल्जी बॉडीज़ को डिटेक्ट किया था, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि गोल्जी बॉडीज़ को सबसे पहले किन कोशिकाओं में देखा गया। तो उल्लू की नर्व सेल्स में इसको डिटेक्ट किया गया था। हाँ, इसके बाद में बेकर साइंटिस्ट है, बेकर ने गोल्जी बॉडीज़ के लिए लिपोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया। He coined the term लिपोकॉन्ड्रिया for these structures। इसके बाद में पर्नर, ये बॉटनिस्ट हैं, और पर्नर ने प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडीज़ को परीक्षित किया, और इन्होंने पाया कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी जो होती है वो पूरी सेल के अंदर बिखरी रहती है, स्केटर्ड होती है। जबकि एनिमल सेल्स में तो क्या होता है, गोल्जी बॉडी की जितनी भी सिस्टर्नी है वो एक जगह लोकलाइज्ड होती है, एक झुंड के रूप में प्रेजेंट होती है। लेकिन पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती है, स्कैटर्ड होती है। और इन्होंने प्लांट सेल के गोल्जी बॉडीज़ के लिए डिक्टियोसोम शब्द का प्रयोग किया है, यूज द सम डिक्टियोसोम फॉर प्लांट गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लांट गोल्जी स्ट्रक्चर्स। और एक साइंटिस्ट और है मूर। हाँ, मूर ने क्या किया कि एस्कोमाइसिटी जो होती है, एक तरह की फंजाई जो होती है, फंजाई के अंदर भी गोल्जी बॉडीज़ को देखा, क्योंकि फंजाई में भी टॉक्साइड जो होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनका सिक्रीशन होता रहता है, और उन सभी की पैकिंग और सिक्रीशन का काम जो है वो गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा होता है। तो ये संक्षेप में इसका हिस्टोरिकल पार्ट। अब छोटी छोटी बातें मैं और शेयर करूंगा। हाँ, कि एक सेल में गोल्जी बॉडीज़ की संख्या कितनी होती है, नंबर। हाँ, अब सेल में गोल्जी बॉडी की संख्या जो है वो उस सेल के द्वारा परफॉर्म होने वाले काम पे डिपेंड करती है। मान लीजिए नर्व सेल निष्क्रिय है, सपोज नर्व सेल में कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बन रहे हैं, कोई न्यूरो हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, उस केस में कोशिका में गोल्जी बॉडीज़ की संख्या कम हो जाएगी। तो सेल में जो भी सिक्रीशन से रिलेटेड है, जैसे लीवर की जो हिपैटिक सेल्स है, हिपैटोसाइट्स, अब लीवर है वो एक तरह से सेल की मेटाबॉलिक फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ब्रेन की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो निरंतर न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स का स्राव करती रहती है। तो इन हिपैटिक सेल्स में, नर्व सेल्स में गोल्जी बॉडीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार तो नर्व सेल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, गोल्जी टाइप फर्स्ट सेल, गोल्जी टाइप सेकंड सेल। ये इनके सिक्रीशन की बेसिस पे है। तो कुछ सेल इसमें न्यूरो सिक्रीशन का, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का स्राव करती है, और कुछ न्यूरो हार्मोन्स का स्राव करती है। हाँ, इसके अलावा शेप, हाँ, अब सेल के अंदर एक सीधा सा कंसेप्ट होता है, कोई भी ऑर्गेनेल हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसकी जो आकार और आकृति जो होती है वो उसके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कार्य के समानुपाती होती है। जैसे आप मसल्स को ज़्यादा काम में ले रहे हो तो मसल्स डेवलप हो जाएगी, मसल्स को काम में नहीं ले रहे हो तो धीरे धीरे वो रिग्रेस हो जाएगी। तो जिस सेल में फंक्शनल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, सिंथेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, सिक्रीटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है,
उन कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी का आकार और आकृति अन्य सेल की तुलना में ये बड़ा होता है। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट हैं इस गोल्जी बॉडी से रिलेटेड। तो गोल्जी बॉडी का हिस्टोरिकल पार्ट हो गया, एक सेल में गोल्जी बॉडी की संख्या कितनी होती है इस पे कवरेज हो गया, और गोल्जी बॉडी की आकार और आकृति कैसी होती है इस पे कवरेज हो गया। अब इसका स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो मैं पहले शेयर करूंगा, स्ट्रक्चरल पार्ट, इसके बाद में इसका केमिकल पार्ट, और इसके बाद में इसका फिर जो फंक्शनल पार्ट है, फिजियोलॉजिकल पार्ट है, वो मैं शेयर करूंगा। तो गोल्जी बॉडी की जो संरचना है, स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी की संरचना में मुख्य रूप से 3 रचनाएं इसके अंदर पाई जाती है, या गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। पहली रचना इसमें होती है सिस्टर्नी, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। सेकेंड स्ट्रक्चर इसमें होती है वेसाइकल्स, और थर्ड स्ट्रक्चर इसमें होती है वैक्यूल्स। तो कुल मिला के एक गोल्जी बॉडी के अंदर 3 तरह की रचनाएं हैं, या इट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, जिसमें पहली रचना सिस्टर्नी, सेकेंड स्ट्रक्चर वेसाइकल्स, और तीसरी रचना हो गई वैक्यूल्स। अब ये तीनों रचनाएं इस डायग्राम के अंदर दिखाई हुई है, और इन सभी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली स्ट्रक्चर है जैसे सिस्टर्नी। अब इसके अंदर ये सिस्टर्नी रिप्रेजेंट की है, रेड कलर में जो है ये वेसाइकल्स हैं, और साइड में नीले कलर में जो रचनाएं हैं ये रिक्तिकाएं हैं या वैक्यूल्स हैं। अब सिस्टर्नी जो है ये डिस्क के समान रचनाएं हैं, जैसे थाली होती है मान लो, तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, वर्ताकार होती है, सर्कुलर होती है, और झुंड के रूप में पाई जाती है। यदि एनिमल सेल है तो उसके अंदर ये झुंड के रूप में पाई जाएगी। पादप कोशिकाएं हैं तो पूरे साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड होती है, बिखरी होती है, और एक झुंड में जिस तरह थाली के ऊपर थाली अपन रख देते हैं, छन्नी के ऊपर छन्नी, उसी तरह एक सिस्टर्नी के ऊपर दूसरी सिस्टर्नी है, दूसरी के ऊपर तीसरी है, तीसरी पे चौथी है, चौथी के ऊपर पांचवी है। तो जितनी भी सिस्टर्नी है वो एक स्टैक के रूप में पाई जाती है, एक झुंड के रूप में पाई जाती है, और एक झुंड में इनकी संख्या 6 से लेकर 7 तक हो सकती है। प्लांट सेल है तो स्कैटर्ड है, वहाँ पर कोई झुंड नहीं है, लेकिन एनिमल सेल है तो उसमें एक सिस्टर्नी के ऊपर दूसरी है, दूसरी पे तीसरी है, तीसरी पे चौथी है। अब इन सिस्टर्नी का केंद्रक की तरफ वाला जो भाग होता है, यानी न्यूक्लियस के निकट, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के निकट का जो भाग होता है केंद्र की तरफ, ये भाग हमेशा उत्तल प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स प्रकार का होता है, और जो भाग प्लाज्मा झिल्ली की तरफ होता है, सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो भाग होता है ये अवतल प्रकार का होता है, कॉन्केव टाइप का होता है। तो यहाँ पर केंद्र के निकट का जो भाग है ये कॉन्वेक्स टाइप का है, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ का जो भाग है ये कॉन्केव टाइप का है, और केंद्र के निकट वाला जो भाग है इसको निर्माणकारी क्षेत्र भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी में जो भी सिंथेसिस हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी प्रोडक्शंस हो रहा है, वो इनिशियल सिस्टर्नी में होता है, और प्लाज्मा झिल्ली की तरफ का जो भाग है इसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। तो ये जो भाग है फॉर्मिंग फेस, ये भाग हो गया मैच्योरिंग फेस, यहाँ पर सिंथेसिस होगा, यहाँ पर सिक्रीशन होगा, ये भाग केंद्र के निकट है, ये भाग प्लाज्मा झिल्ली की तरफ है। और कुछ बुक्स में फॉर्मिंग फेस जो है इसको सिस के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मिंग फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस। और प्लाज्मा झिल्ली की तरफ का जो भाग होता है इसको ट्रांस के नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
ट्रांस। तो यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शंस होगा, जितना भी सिंथेसिस होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो हमेशा सिस भाग में होगी। और जितनी भी पैकिंग होती है, जितनी भी सिक्रीशन होती है, जितना भी फ्लो होता है, वो ट्रांस पार्ट में होता है। तो इसके अंदर एक तरह से यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, यानी जो भी सिंथेसिस होगा, सिक्रीशन होगा, वो सिस पार्ट से ट्रांस पार्ट की तरफ होता है। इसलिए साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि गोल्जी बॉडी में एक तरह की ध्रुवता पाई जाती है, गोल्जी बॉडी में एक तरह की पोलरिटी पाई जाती है। और पोलरिटी है ये नेचर की एक प्रॉपर्टीज है। ऐसी कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कोई न कोई पोलरिटी पाई जाती हो। अपने पृथ्वी में भी आप देखो ध्रुवता है इसमें, एक तरफ एंटार्कटिक है, एक तरफ आर्कटिक है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, एक तरफ दक्षिण ध्रुव है। पृथ्वी के अंदर भी पोलरिटी है, अपनी बॉडी में पोलरिटी है। आपका हेड है, ये एंटीरियर पार्ट है, पूंछ जो होती है ये पोस्टीरियर पार्ट है। पानी का मॉलिक्यूल है, उसमें पोलरिटी है। चुंबक जो होता है उसमें पोलरिटी है। तंत्रिका कोशिका है, उसके अंदर पोलरिटी है, क्योंकि इसमें एक तरफ डेंड्राइट है, डेंड्राइट में उद्दीपन का रिसीविंग होती है और एक्सॉन के द्वारा इम्पल्स का प्रोपेगेशन होता है। इस गोल्जी बॉडी में पोलरिटी है, क्योंकि यहाँ पर संश्लेषण जो हो रहा है वो इस सिस पार्ट में हो रहा है, सिक्रीशन जो हो रहा है वो ट्रांस पार्ट में हो रहा है। अब जो सिस्टर्नी केंद्र के निकट होगी, ये आकार में छोटी होती है, इसका डायमीटर छोटा होता है, इसके दो झिल्लियों के बीच का जो स्पेस है ये छोटा होता है। अब ये सिस्टर्नी जो केंद्रक से प्लाज्मा झिल्ली की तरफ शिफ्ट होगी, इसकी साइज बढ़ती जाती है, इसके लुमेन का डायमीटर बढ़ता जाता है और इसका जो अंतराल है वो बढ़ता जाता है। अब ये सिस्टर्नी झुंड के रूप में तो है, लेकिन इसमें समस्या क्या रहती है कि सेल के अंदर साइक्लोसिस भी होता है, साइटोप्लाज्म का प्रेशर भी पड़ता है। उस केस में ये सिस्टर्नी स्लिप हो सकती है, यानी जो सिस्टर्नी झुंड के रूप में है वो सिस्टर्नी स्कैटर्ड हो सकती है, बिखर सकती है। जिस तरह मान लीजिए आपके पास 5 प्लेट हैं, सब छन्नी एक के ऊपर एक छन्नी, और 5 प्लेट आपने पकड़ के हाथ से यूँ हवा में फेंक दी तो सारी तस्तरी देखा होगा अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है। तो कई बार सेल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ये सिस्टर्नी स्लिप नहीं हो, स्लिप एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो, उसके लिए क्या होता है कि ये सभी सिस्टर्नी आपस में एक सीमेंट के समान पदार्थ से जुड़ी रहती है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह से ग्लू के समान रचना है। और इस पदार्थ को बोलते हैं ICE, यानी इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट। तो जितनी भी सिस्टर्नी हैं वो आपस में एक गोंद के समान पदार्थ के द्वारा एक दूसरे से चिपकी रहती है, और ये पदार्थ इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट जो होता है, ये दो सिस्टर्नी के बीच में जो खाली स्थान होता है उसके अंदर ये भरा रहता है। सिस्टर्नी के बीच में जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर सिस्टर्नल स्पेस। तो सारी सिस्टर्नी वर्ताकार है, डिस्क के समान है, एक के ऊपर एक झुंड के रूप में प्रेजेंट है। केंद्र की तरफ सिस्टर्नी है वो छोटी होती है, और जो जो मैच्योरिंग फेज की तरफ शिफ्टिंग होगी, इनकी डायमीटर, इनका शेप और साइज है वो बढ़ती रहती है। सारी सिस्टर्नी आपस में सीमेंट के समान पदार्थ से जुड़ी है, और यहाँ पर सिंथेसिस होगा, इधर सिक्रीशन होगा। अब इन सिस्टर्नी की परिधि में सूक्ष्म छिद्र भी पाए जाते हैं। ये सरफेस से एक डायग्राम दिखाया सिस्टर्नी का, तो इस सिस्टर्नी में परिधि की तरफ छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, अपर्चर्स पाए जाते हैं, और इन अपर्चर्स के द्वारा ये सिस्टर्नी एक दूसरे से कम्युनिकेट भी रहती है। यानी एक सिस्टर्नी का जो पदार्थ है वो दूसरी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरी का तीसरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, तीसरी का चौथी में ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस तरह मान लीजिए मटके हों, सपोज एक मटके को और दूसरा मटका, दूसरे तीसरा मटका, चौथा मटका, और ऊपर वाले मटके को आप पानी से भर दो तो वो पानी धीरे धीरे झर के, देखा होगा, दूसरे मटके में आता है, दूसरे से तीसरे में आता है, तीसरे से चौथे में आता है। तो गाँव में जहाँ पर जोड़ों का पानी पीते हैं लोग, वहाँ पर पानी को फिल्टर करने का तरीका यही होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली जो मटकी होती है उसमें मिट्टी भर के उसके अंदर पानी डाल देते हैं, और वो पानी मिट्टी की कैपिलरीज के द्वारा फिल्टर होता है, और नीचे नीचे बेसमेंट में जो मटका होता है उसके अंदर पानी एकदम फिल्टर हो जाता है, जस्ट लाइक मिनरल वाटर।
जैसे आरओ में पानी को फिल्टर किया है, उस तरह ये पानी फिल्टर होके नीचे वाले कंपार्टमेंट में एकत्रित हो जाता है। तो जितनी भी सिस्टर्नी है ये परफोरेटेड होती है, इसके परिधि में छोटे छोटे रंध्र हैं और इन रंध्र के द्वारा ये एक दूसरे से कम्युनिकेट रहती है। आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यदि देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ट्रांसपार्ट जो होता है इसके अंदर स्पेशल रचनाएं दिखाई देती है, स्पेशल फाइबर का नेटवर्क दिखाई देता है और इस पार्ट के लिए कई बार TGN यानी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में यदि देखते हैं तब तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क जो है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यदि देखें तो इस मैच्योरिंग फेज के अंदर ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है वो दिखाई देता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी के चारों ओर का जो कोशिका द्रव्य जो होगा साइटोप्लाज्म वो एकदम पारदर्शी होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, किसी तरह के बायोमॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, एकदम पारदर्शी है, जैसे कांच की तरह हाइलीन टाइप का। और ये जो पारदर्शी साइटोप्लाज्म का जो एरिया होता है इसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से जाना जाता है। सेल के अंदर दो रचनाएं ऐसी हैं जिसमें इस तरह का ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, जिसमें एक तो गोल्जी बॉडीज के चारों तरफ जिसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से जाना जाता है, और सेंट्रोसोम के दोनों तरफ, सेंट्रियोल के दोनों तरफ भी पारदर्शी साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन वहाँ पर इसको सेंट्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही टर्म इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन जो कि गोल्जी बॉडीज के चारों ओर प्रेजेंट है, और सेंट्रोस्फीयर जो कि सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर के चारों तरफ प्रेजेंट है। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या हो गया? जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज द रीजन ऑफ ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट अराउंड ए सिस्टर्नी और अराउंड ए गोल्जी बॉडी। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट्स हो गए सिस्टर्नी के। अब इसकी रचना का सेकंड जो पार्ट है दैट इज वेसाइकल्स। और गोल्जी बॉडी में वेसाइकल्स जो होती है ये इसके ट्रांसपार्ट में बनती है। ये तो सिस पार्ट हो गया, ये ट्रांसपार्ट, और ट्रांसपार्ट में सिस्टर्नी से मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है। तो जितनी भी वेसाइकल्स होगी वो इस ट्रांसपार्ट में पाई जाती है। इसके अंदर सिक्रीटिव जो प्रोडक्ट होते हैं, लिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, म्यूसिजन्स हैं, वो इसके अंदर भरे रहते हैं और इनको सिक्रीटिव वेसाइकल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ वेसाइकल ऐसी होती है जिसमें क्लेथिन प्रोटीन का आवरण है, कुछ ऐसी है जिसमें कोई आवरण नहीं है, तो आवरण युक्त है, बिना आवरण वाली है। उस बेसिस पे ये जो वेसाइकल्स हैं ये दो प्रकार की हो सकती है। एक तो स्मूथ टाइप, स्मूथ वेसाइकल, और दूसरी होती है कोटेड वेसाइकल। कोटेड वेसाइकल जो होती है इस पर क्लेथिन प्रोटीन का या और अन्य कोई प्रोटीन्स का आवरण होता है, इसलिए स्मूथ वेसाइकल जो होती है इसको सिंपली इस तरह दिखा सकते हैं अपन। लेकिन कॉटेड वेसाइकल जो होगी इसकी मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होगा? प्रोटीन्स का आवरण होता है और जनरली ये क्लेथिन प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा और भी रिसेप्टर प्रोटीन हो सकते हैं। तो जब वेसाइकल्स के चारों तरफ इस तरह प्रोटीन की कवरिंग हो, प्रोटीन का आवरण हो, उस केस में इसको कॉटेड वेसाइकल्स के नाम से जाना जाता है। और इनकी आकार और आकृति है वो वेरिएबल प्रकार की होती है। जनरली 40 से 80 माइक्रोन तक इनका डायमीटर होता है और जितने भी सिक्रीटी प्रोडक्ट है, सिंथेटिक प्रोडक्ट है, वो इसके अंदर भरे रहते हैं, क्योंकि ये पैकिंग का काम है वो गोल्जी बॉडी से हो रहा है। तो मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा इनकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका दैट इज वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ। वैक्यूल्स जो होती है ये गोल्जी बॉडी के जनरली साइड में प्रेजेंट होती है दोनों तरफ, और वैक्यूल है ये एक तरह से डायलेटेड रचनाएं हैं। जिस तरह मान लीजिए गुब्बारा है सपोज,
गुब्बारा है उसको आप सिस्टर्नी मान लो और गुब्बारे को आप टोंटी से बांध दो और टोंटी की आप तेज़ धार यदि खोलो तो पानी के प्रेशर देखो गुब्बारा फूल जाता है। उसी तरह इस गोल्जी बॉडीज़ में क्या होगा, सीक्रेट प्रोडक्ट जो जो इकट्ठा होगा ये रचनाएं फूल जाती है, बैलून के समान ये गोल हो जाती है और ये डायलेटेड रचनाएं जो होती है ये वैक्यूल के नाम से जानी जाती है। वैक्यूल की फॉर्मेशन ठीक उसी तरह होती है जैसे कढ़ाई में पूड़ी को डालती फूल जाती है। कढ़ाई में जैसे तेल है और तेल के अंदर आपने पूड़ी को बेला और पूड़ी कढ़ाई में डालते देखो गर्म तेल के कांटेक्ट में आती फूल जाती है, डिलैमिनेशन टाइप की मैकेनिज्म। उसी मैकेनिज्म के द्वारा इन रिक्तिकाओं का निर्माण होता है और इनके अंदर भी स्रावी उत्पाद है वो भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी वैक्यूल्स का फंक्शन है वो अभी क्लियर नहीं है। इट इज़ स्टिल अननोन, इट इज़ स्टिल ऑब्सक्योर, लेकिन इनकी फॉर्मेशन है वो डायलेशन के द्वारा होती है और इनके अंदर जो जो तरल पदार्थ इकट्ठा होगा, तरल पदार्थ एकत्रित होने से इसके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने पे ये रचनाएं बैलून के समान रचनाओं में फूल जाती है, विस्तारित हो जाती है, डायलेट हो जाती है और डायलेशन से इन रिक्तिकाओं का फिर निर्माण होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट है एक गोल्जी बॉडीज़ का, जिसमें 3 रचनाएं हो गई है, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और वैक्यूल्स। अब इसका सेकंड पार्ट गोल्जी बॉडीज़ का वो है केमिकल कंपोजिशन। तो इस पार्ट को भी मैं बहुत ही शॉर्ट में कवर करूँगा। केमिकल कंपोजिशन, अब केमिकल की दृष्टि से देखें तो सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और कोई बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लेकिन गोल्जी बॉडी जो होती है इसके अंदर प्रोटीन कंपोनेंट ये सबसे ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन की अमाउंट इसमें होती है लगभग 60%। इसके बाद में सेकंड कंपोनेंट ये इसमें होते हैं लिपिड और लिपिड की जो अमाउंट है ये लगभग होती है 35%। थर्ड कंपोनेंट इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। इसकी मात्रा होती है लगभग 1%। और गोल्जी बॉडी में जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं उन कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सियालिक एसिड, मैनोज, इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो गोल्जी बॉडी का पैकिंग का काम तो है ही, इसके अलावा कुछ ये केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म करता है, जिसमें सल्फेशन की रिएक्शन है, ग्लाइकोसाइलेशन की रिएक्शंस हैं, मॉलिकुलर प्रोसेसिंग की रिएक्शंस हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और गोल्जी बॉडी के मुख्य जो एंजाइम हैं उन एंजाइम्स में एक तो है टीपीपी यानी थाइमिन पायरोफॉस्फेटेज। हाँ, एक एंजाइम इसमें होता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। हाँ, एक एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट है एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज।
एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसके अलावा 5 न्यूक्लियोटाइडेज, और एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम से रिलेटेड इसमें एंजाइम है NADH, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं जो गोल्जी बॉडीज़ में पाए जाते हैं। एक बार मैं फिर इसको रिकॉल कर लूँ। गोल्जी बॉडी में प्रोटीन 60% है, लिपिड 35% है, कार्बोहाइड्रेट 1% है, और मुख्य कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सियालिक एसिड, मैनोज। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, इनके अलावा और भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एंजाइम मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें थाइमिन पायरोफॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, ये ग्लाइकोसाइल ग्रुप के ट्रांसफर से रिलेटेड है, एसिड फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। 5 न्यूक्लियोटाइडेज, NADH, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। तो इस गोल्जी बॉडीज के 2 पार्ट कवर हो गए हैं। पहला पार्ट स्ट्रक्चरल और दूसरा पार्ट इसका केमिकल। अब इसका जो अंतिम भाग है वो इसका फिजियोलॉजिकल पार्ट है, या गोल्जी बॉडी के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो तीसरा जो इसका पार्ट है फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, वो मैं आपसे शेयर करूँ। अब गोल्जी बॉडी का लास्ट पार्ट जो है फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, इसमें गोल्जी बॉडी के द्वारा संपादित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यों को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी व्याख्यान में जैसे मैंने बताया कि गोल्जी बॉडी है वो सेल की ट्रैफिक पुलिस है, गोल्जी बॉडी है वो सेल की एक तरह की पैकिंग फैक्ट्री है, और विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है। तो इसमें मुख्य मुख्य जो कार्य है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे एक इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण अब ग्लाइकोप्रोटीन में नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन। अब सेल में ग्लाइकोप्रोटीन बनता कैसे है? तो सबसे पहले जैसे राइबोसोम, जो राइबोसोम है ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री होती है। सेल में जितना भी प्रोटीन होता है वो राइबोसोम के द्वारा ही संश्लेषित होता है। तो राइबोसोम्स के द्वारा सबसे पहले प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अब ये प्रोटीन अंतःप्रदेश जालिका के अंदर प्रवेश करता है, और गोल्जी बॉडी जब अंतःप्रदेश जालिका में प्रवेश करता है तो इसके साथ फ्यूकोज शर्करा जो होती है ये इसके साथ अटैच हो जाती है। इसके बाद में ये प्रोडक्ट गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी के अंदर प्रवेश करता है, और सिस्टर्नी में क्या होगा, इसके अंदर जो टर्मिनल साइड चेन होती है कार्बोहाइड्रेट की, विशेषकर सियालिक एसिड। सियालिक एसिड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो सियालिक एसिड जो होता है ये इस प्रोटीन के साथ टर्मिनल साइड चेन के रूप में अटैच होता है। अब प्रोटीन के साथ जब फ्यूकोज अटैच होगी, सियालिक एसिड अटैच हो गई,
तो ये प्रोडक्ट लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स में। हाँ, अभी ग्लाइकोप्रोटीन्स की पैकिंग हो जाएगी वेसाइकल्स के रूप में, और ये वेसाइकल फिर सेल के बाहर जाके सिक्रीट हो जाती है। तो सेल में जो भी मॉलिक्यूल हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, उनका संश्लेषण इस तरह होता है। तो राइबोसोम से सबसे पहले प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन अंतःप्रदेश जालिका में आता है, यहाँ पर इसके साथ फ्यूकोज जुड़ती है। ER के अंदर से फिर ये सिस्टर्नी में आते हैं। सिस्टर्नी में टर्मिनल साइड चेन अटैच होती है और प्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड। पहले वाले केस में तो जहाँ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ी हुई थी, यहाँ पर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ी है। अब ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण कैसे होगा, इसमें चिकनी अंतःप्रदेश जालिका जो होती है, सेल में दो तरह की रेटिकुलम होती हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चिकनी जालिका जो होती है ये जनरली वसाओं का संश्लेषण करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है, और रफ रेटिकुलम जो होती है वो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण करती है। तो ये जो चिकनी अंतःप्रदेश जालिका जो होती है, इसके अंदर सबसे पहले लिपिड के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। ये लिपिड के मॉलिक्यूल सिस्टर्नी के अंदर प्रवेश करते हैं और सिस्टर्नी में इन लिपिड मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, विशेषकर मोनोसैकेराइड्स, वो इसके साथ अटैच होती है। और लिपिड के जब टर्मिनल एंड्स में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बाद में ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी लगभग ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण के जैसा ही है। तो गोल्जी बॉडीज में ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण हो गया, ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण हो गया। इसी तरह प्योर प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन सिंथेसिस में वही राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये मॉलिक्यूल गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में प्रवेश करते हैं और सिस्टर्नी में प्रवेश करने के बाद में इन सिस्टर्नी के अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है। और बडिंग का प्रोसेस जब होता है तो इससे वेसाइकल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये वेसाइकल जो है इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भरे हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में है। कई बार क्या होगा, ये जो वेसाइकल्स होती है इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होता है तो इन वेसाइकल्स में जितना भी पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और इसके अंदर जो तरल मॉलिक्यूल थे वो पाउडर के रूप में, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब इन वेसाइकल्स को जाइमोजन कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब इनको वेसाइकल्स नहीं बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। इसलिए जाइमोजन ग्रेन्यूल्स क्या हो गए, डिहाइड्रेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल जब तरल रूप में है तब तो ये वेसाइकल्स के रूप में है, और वेसाइकल से जब निर्जलीकरण हो जाएगा, वेसाइकल्स का पानी जब बाहर निकल जाएगा तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये रचनाई जो होती है ये जाइमोजन
ग्रेन्यूल्स के नाम से जानी जाती है। इसी से रिलेटेड एक और फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ म्यूसिजन। सिंथेसिस ऑफ म्यूसिजन। अब म्यूसिजन जो है वो एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन ही है, लेकिन इसके साथ सल्फर जुड़ी रहती है। तो म्यूसिजन के सिंथेसिस में इस फ्लो चार्ट को मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल अंतःपर्दय जालिका में आता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में इसके साथ फ्यूकोज, मैनोज के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ये मॉलिक्यूल फिर सिस्टर्नी के अंदर आते हैं और सिस्टर्नी में इसके साथ सियालिक एसिड अटैच होता है। सियालिक एसिड अटैच होते ही ये ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ सल्फर जो होती है, जो कि सल्फेट ग्रुप के रूप में इसके साथ अटैच होती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ सल्फर जब अटैच हो जाती है, अब ये मॉलिक्यूल म्यूसिजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलते जुलते टर्म है, कई बार एग्जाम में आता भी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइमोजन एंड म्यूसिजन। तो जाइमोजन है वो तो डिहाइड्रेटेड प्रोटीन्स है, कंसंट्रेटेड प्रोटीन्स हैं, जबकि म्यूसिजन क्या हो गए, ये सल्फेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो ग्लाइकोप्रोटीन तो बनता ही है गोल्जी बॉडीज़ में, लेकिन जब इसके साथ सल्फर जुड़ जाती है, एक्टिव सल्फर अटैच हो जाती है, तो ये मॉलिक्यूल म्यूसिजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एक इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब लिपिड का जो फंक्शन है वो प्योरली चिकनी अंतःपर्दय जालिका होता है। तो चिकनी अंतःपर्दय जालिकाएं जो होती है ये लिपिड का संश्लेषण करती है। ये लिपिड के मॉलिक्यूल गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में आ जाते हैं। सिस्टर्नी में इसकी पैकिंग हो जाती है और पैकिंग होने के बाद में इसका सिक्रीशन हो जाता है। तो गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा वसा का भी संश्लेषण होता है। इसके अलावा सल्फेशन का प्रोसेस, सल्फेशन में क्या होता है कि सल्फर जो होती है वो एटीपी के द्वारा एक्टिव हो जाती है, कई बार एनर्जाइज हो जाती है। तो एक्टिवेटेड सल्फर के जो मॉलिक्यूल है एटीपी के द्वारा रिएक्शन करने के बाद में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो घटना सल्फेशन के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर सल्फर प्लस एटीपी इक्वल टू एक्टिव सल्फर। तो गंधक के मॉलिक्यूल्स का एटीपी के द्वारा सक्रिय होना, ये घटना सल्फेशन के नाम से जानी जाती है। हाँ, इसके अलावा सेल के अंदर टूट फूट होती रहती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नवीनीकरण जो होता है, रिन्यूएशन होता है, ये भी सेल के अंदर निरंतर चलता रहता है। अब सपोज मान लो ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट मान लीजिए डैमेज हो गया। सपोज डैमेज हो गया तो यहाँ क्या होगा, इस सेल के अंदर सिस्टर्नी जो होती है, इस सिस्टर्नी के अंदर बडिंग होगी। बडिंग के द्वारा ये वेसाइकल्स बनेगी और ये वेसाइकल फिर माइग्रेट करके इस डैमेज पार्ट के साथ आती है और इस प्लाज्मा झिल्ली के साथ ये अटैच हो जाती है। तो ये वेसाइकल जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली का जो क्षतिग्रस्त भाग है वहाँ पर आकर ये अटैच हो जाएगी और इस वेसाइकल की जो झिल्ली है, जो भी एक तरह की सेल मेम्ब्रेन ही है, वो सेल मेम्ब्रेन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और इस प्लाज्मा झिल्ली की रिपेयरिंग हो जाती है। इस प्लाज्मा झिल्ली का रीइन्यूएशन हो जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन के
रीइन्वेशन में, सेल मेम्ब्रेन के रिनोवेशन में, सेल मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली तो क्या है, निरंतर टूट फूट बॉडी में चलती रहती है। तो जहाँ भी प्लाज्मा झिल्ली डैमेज होगी उसकी रिपेयरिंग करने का काम गोल्जी बॉडीज़ का ही होता है। इसके अलावा लाइसोसोम की फॉर्मेशन, तो सेल में जो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा ही होता है। और लाइसोसोम है वो एक तरह से सुसाइड बैग्स हैं, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो भरे रहते हैं। तो जितने भी एंजाइम जो होंगे वो तो राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित हो जाएंगे, राइबोसोम से वो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में आएंगे, और ये जितनी भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये गोल्जी बॉडी के द्वारा पैक हो जाते हैं। और पैक होने के बाद में ये बैलून के समान जो रचना होती है जो कि यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है, ये रचना लाइसोसोम के नाम से जानी जाती है। तो कोशिका में लाइसोसोम का सिंथेसिस जो है वो गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा होता है। इसके अलावा सेल में मेलानिन पिगमेंट जो होता है, मेलानिन का संश्लेषण ये भी गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा ही होता है। क्योंकि अपनी स्किन के अंदर मेलानिन है, अपने बालों में मेलानिन है, तो बालों का जो काला रंग होता है, भूरा रंग होता है, ये मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। स्किन का जो कलरेशन है ये मेलानिन के कारण है। तो सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज यदि एक्टिव नहीं होंगे तो मेलानिन का संश्लेषण पॉसिबल नहीं है। और मेलानिन है ये एक तरह से प्रोटेक्टिव कोट का काम करता है, मास्क का काम करता है, पराबैंगनी किरणों से रोकता है, डीएनए में म्यूटेशन से बचाता है, स्किन में कैंसर होने से बचाता है। इसलिए अंग्रेज़ों में आपने देखा होगा उनकी स्किन में मेलानिन नहीं होता है, एल्बिनो जो होता है। इसलिए अंग्रेज़ों में त्वचा का जो कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुक्राणु में एक्रोसोम की फॉर्मेशन ये भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होती है। और गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नी होती है, इस पर मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होगा, इसके अंदर 3 फेज होती है, गोल्जी फेज होती है, कैप फेज होती है, एक्रोसोम फेज होती है। तो स्टार्टिंग में गोल्जी बॉडी की जितनी भी सिस्टर्नी है वो इस जगह एकत्रित हो जाएगी, एक तरह के झुंड के रूप में कवर हो जाएगी। और ये रचनाएं हैं ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है और डेवलपिंग हो रहे स्पर्म के हेड के ऊपर जाकर टोपी के रूप में ये अरेंज हो जाती है। बाद में इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये रचना एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। तो शुक्राणु में जो एक्रोसोम है वो भी एक तरह का स्पर्म का लाइसोसोम ही है, यो मान के चलो। एक्रोसोम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम, क्योंकि निषेचन के इसमें अंडे की झिल्लियों को डाइजेस्ट करने का काम इस एक्रोसोम के द्वारा ही होता है। जैसे अपने मैमल्स के केस में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है, एक्रोसोम में पाया जाता है। कोरोना पेंटेटिंग एंजाइम एक्रोसोम में पाया जाता है। स्पर्मोसिन एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा होती है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसमें जैसे न्यूरोसिक्रीशन, ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ कि जितनी भी नर्व सेल्स हैं वो कोई न कोई मॉलिक्यूल का स्राव करती रहती है। तो जिन नर्व सेल में सिनेप्स पाई जाता है वहाँ पर तो सिनेप्स में क्या होगा, एस्टिल कॉलिन का स्राव होता है, सिम्फेथिन का स्राव होता है। और जिन तंत्रिकाओं में सिनेप्स नहीं होता है वो न्यूरो हार्मोन्स का स्राव करती है। जैसे अपने बॉडी में हाइपोथैलेमस की जो न्यूक्लियाई होती है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, तो वो जनरली एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उनका ये स्राव करती है। इसी तरह कीटों के अंदर जो न्यूरोसिक्टी सेल्स होती है उनके हार्मोन्स कॉर्पोरा कार्डियका ग्लैंड जो होती है उसके अंदर ये स्टोर्ड रहते हैं। तो न्यूरोसिक्रीशन का जो प्रोसेस है ये गोल्जी बॉडी से रिलेटेड है। और जिन नर्व सेल्स में जितना ज़्यादा सिक्रीशन होगा उसमें गोल्जी बॉडीज़ उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होती है, गोल्जी बॉडी का आकार उसके अंदर उतना ही बड़ा होता है। हाँ, इसके अलावा एक फंक्शन है इसमें प्रोसेसिंग का। अब सेल में हजारों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो
प्रारंभ में जब बनते हैं तो वो निष्क्रिय रूप में होते हैं, नेसेंट प्रकार के होते हैं, नवजात प्रकार के होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नॉनसेंस एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। इन नॉनसेंस एमिनो एसिड के हटने से फिर ये प्रोटीन क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, प्रोटीन हो, संश्लेषण के लिए नॉनसेंस एमिनो एसिड का होना आवश्यक है। जैसे कोई भी एमिनो एसिड हो, उसमें सबसे पहला जो एमिनो अम्ल होगा, कोई भी प्रोटीन्स हो, सबसे पहला एमिनो अम्ल हमेशा मेथियोनाइन होता है। तो संश्लेषण के लिए मेथियोनाइन का होना आवश्यक है, लेकिन उस प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए मेथियोनाइन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, जैसे ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में रूपांतरण, ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में रूपांतरण। तो यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन है, ये निष्क्रिय है, ट्रिप्सिन है, ये सक्रिय है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजन में कुछ नॉनसेंस एमिनो एसिड्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे और ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह पेप्सिनोजन का पेप्सिन में रूपांतरण, काइमोट्रिप्सिनोजन का काइमोट्रिप्सिन में रूपांतरण। इसलिए अपने बॉडी में पेनक्रियास से एक हार्मोन बनता है, प्री प्रो इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जब बनेगा तो ये हार्मोन सबसे पहले बनता है प्री प्रो इंसुलिन। अब इसके अंदर ये दो नॉनसेंस पार्ट है, प्री पार्ट, प्रो पार्ट। अब सबसे पहले क्या होगा, प्री पार्ट है, ये रिमूव होता है, प्री पार्ट हटेगा तो ये हार्मोन कन्वर्ट हो जाता है प्रो इंसुलिन में। इसके बाद में इसका प्रो पार्ट हटता है, प्रो पार्ट हटता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंसुलिन में। अब ये इंसुलिन भी ब्रेक हो जाएगा, जिसमें एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड बनती है, एक बीटा पॉलीपेप्टाइड बनती है। तो स्टार्टिंग में जो इंसुलिन हार्मोन बन रहा है उसमें एमिनो एसिड की संख्या बहुत ज़्यादा है, और फाइनल जो इंसुलिन हार्मोन बनेगा इसके अंदर 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो ये घटना जो है ये मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें कई एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किए हैं। ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में रूपांतरण, पेप्सिनोजन का पेप्सिन में रूपांतरण, काइमोट्रिप्सिनोजन का काइमोट्रिप्सिन में रूपांतरण, प्री प्रो इंसुलिन का इंसुलिन में रूपांतरण। और ये जो निष्क्रिय प्रोटीन्स का सक्रिय प्रोटीन में जो रूपांतरण है ये मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। एक तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन और मैं शेयर करूँगा, वाटर बैलेंस। अब ये जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, अब इनका जो बॉडी का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम हाइपोटोनिक टाइप का होता है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है कि एंडोस्मोसिस निरंतर चलता रहता है, बाहर के पानी के जो मॉलिक्यूल है वो इनके अंदर प्रवेश करते रहते हैं। अब जो जो पानी प्रवेश करेगा तो ये सेल क्या होती है, फूल जाती है, सेल के फटने का डर रहता है। तो इन एंटर हुए पानी को फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा। तो अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर ये देखा गया है कि अमीबा के अंदर जो संकुचन से रिक्तिका जो होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है, उसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके चारों ओर गोल्जी बॉडीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। उस आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि ऑस्मो रेगुलेशंस में, सेल की होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में, सेल में जल संतुलन को बनाए रखने में गोल्जी बॉडीज़ का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति जो बनती है, सेल वॉल, सेल वॉल की फॉर्मेशंस में भी गोल्जी बॉडीज़ का बहुत बड़ा रोल है। और ये देखा गया है, जैसे मान लीजिए प्लांट सेल है सपोज, और प्लांट सेल में जब सेल डिवीजन हो रहा है तो प्रोफेज स्टेज आएगी, मेटाफेज स्टेज आएगी, एनाफेज स्टेज आएगी, और एनाफेज स्टेज के बाद में टीलोफेज स्टेज आती है। तो उसमें दो केंद्रक जैसे बन जाएंगे। अब इन दोनों केंद्र के बीच में सेल वॉल की जो फॉर्मेशंस हैं, तो सेल वॉल में मेन कंपाउंड जैसे पेक्टिन होता है, लिग्निन होता है, सेलुलोज होता है। तो पादप कोशिकाओं में ये देखा गया है कि दोनों न्यूक्लियाई के डिवीजन होने के बाद में इन दोनों केंद्र के बीच में जो लिग्निन के मॉलिक्यूल है, पेक्टिन के मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पर
डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाता है। और ये मॉलिक्यूल जो डिपॉजिट होंगे इनकी पैकिंग हो जाती है और ये धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल कोशिका भित्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फिर जो सिंगल सेल होती है ये लास्ट में डबल सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि एनिमल सेल्स में तो डिवीजन का प्रोसेस अलग तरह का है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन पौधों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। अब इन दोनों केंद्र के बीच में ये सेल वॉल बन गई और सेल वॉल बनते ही फिर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं गोल्जी बॉडीज़ के बाद। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं छोटे मोटे, लेकिन वो फिर टॉपिक फिर बहुत डेप्थ में जाएगा। और चूँकि ये पेपर फर्स्ट ईयर में चलता है, फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी, तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते ये व्याख्यान मैंने डिलीवर किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। और मैं मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू very much.